वाकई में ये बात सच है। हमने भी अपने आप ये महसूस किया है कि एक वक्त था 2014 से पहले, जब पॉलिटिक्स की बात कोई करता था तो उसमें कोई रुचि ही नहीं आती थी। टीवी ऑन करो तो घोटालों पे घोटाले, करप्शन पे करप्शन, टेरर अटैक पे टेरर अटैक, दंगों पे दंगे, चाहे कश्मीर में आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया। हम युवा लोग भी यही सोचते थे कि बड़े होकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से मन में विचार आते थे और देश से छोड़ के जाना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती थी कि यहाँ चले गए, वहां चले गए। और जो देश में रह जाते थे उनका ऐसा लगता था जैसे मानो इनका कोई भविष्य ही नहीं है। ये मैं आपको 2014 से पहले की बात बता रही हूँ। और 2014 के बाद और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है और जो कर्मठता है, वो हर एक इंसान जो है, कहाँ तो अगर भारतीयता की बात होती थी तो लोग कहते थे हाँ हम जुगाड़ू हैं, हम आलसी हैं, या हम किसी तरह से गंदगी में रहने को भी, अपनी हर चीज को लेकर हम जो है उसको कहीं ना कहीं कहते ना अंडर द कार्पेट उसको करते थे। लेकिन पहली बार एक जो इंसान आए, जो सर्वांगीण विकासता जिसको कहते हैं, उसकी बारी बात हुई। चाहे वो रोड की सफाई करना, और ना कि सिर्फ बाहर की सफाई करना, हमारी अपनी मानसिक गंदगी, करप्शन की बात करना और अपने अंदर भारतीय होने पर एक गर्व लाना कि भाई हम भारतीय हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हम इंडियन हैं, हम देसी हैं, या हम ये इस चीज को हम नकारात्मक तरीके से ही क्यों लेते हैं कि सब करप्शन कर रहे हैं तो हमको भी करनी पड़ेगी, यही क्यों हमारा मनोभाव बन गया है। या गंदगी पड़ी है, सब फेंक रहे हैं तो हमने भी गाड़ी के बाहर फेंक दिया, यही हमारा क्यों भाव। तो पहली बार कोई व्यक्ति आया जिसने हम लोगों की चेतना में जाकर जो है हमें जगाया और झंझोड़ दिया, मैं तो कहूंगी। उसके बाद जो है हमने भी, मैं तो शर्मिंदगी की ही बात है, लेकिन ये सच है कि उससे पहले तो हम वोट भी नहीं दिया करते थे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी जो है जब चुन के आए, प्रधानमंत्री बन गए और विदेश यात्रा करी, तो वहां पर जा जाके कहते थे कि यहाँ पे जो लोग पैदा होते थे उनको शर्म आती थी कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो कहीं भी नहीं ठहरता है विश्व स्तर पर और हर चीज में पिछड़ा हुआ है ना। ये मोदी जी बोलते थे। सियोल में बोले जब वो दक्षिण कोरिया गए थे, कनाडा में बोले, अमेरिका में कहा, यूरोप में जाके बोले। तो इस तरह से मोदी जी टारगेट करते थे कि जो कांग्रेस है वो कुछ नहीं करी देश में। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको मौका मिला था, जनता ने आपको चुना था इसीलिए कि आप अच्छा करके बताएं। तो 11 साल में हम क्या देखते हैं? तो 11 साल में देखते हैं कि देश जो है हर सूचकांक में पिछड़ गया है। चाहे वो भूखमरी का मामला हो, चाहे वो अधिकार का मामला हो, जो फ्रीडम का मामला हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका मामला हो, बच्चों की स्टंटिंग का मामला हो, हर मामले में तो पीछे जा रहा है ना। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब खुद ही महसूस कीजिए कि 11 साल में क्या चीज अच्छा होगा। अब हर सरकार जो आती है कुछ अपने समय में कुछ करके जाती है। प्रधानमंत्री आते हैं, अपने कार्यकाल में कुछ करके जाते हैं, तो फिर यादगार बन जाता है, आगे के लिए काम आता है और मतलब भविष्य को संवारने का काम करते हैं, है ना। तो उस मामले में मोदी जी ने 11 साल में क्या किया कि भविष्य अच्छा हो जाए देश का। तो हम देखते हैं कि मोदी जी जब आए थे तो वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ढिकाना इंडिया, ये सब करते आए थे ना। तो वो सबका क्या हुआ? तो डिजिटल इंडिया का आप हाल देखते हैं कि पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ और उसके बाद में फिर मोदी जी का एफर्ट नहीं था, ये तो मतलब पहले से चले आ रहा था, उसका ही परिणाम था। ये आधार है वो कांग्रेस लाई थी, तो आधार को इस्तेमाल करने से जो डायरेक्ट कैश जो ट्रांसफर होता है बेनिफिट, उसका बेनिफिट जो जनता को मिलता है तो वो मिलना चालू हुआ। पहले यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये मोदी जी का तो देन नहीं है,
ये जरूर बढ़ा कि अभी कार्यकाल में, लेकिन ये तो कोई भी कार्यकाल होता ना, कोई भी सरकार आती तो वो उसका वही उसका रिजल्ट आना था ना। उसके बाद में जो यूपीआई है टेक्नोलॉजी आई, तो उससे भी जनता को फायदा हुआ कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो है वो गांव देहात में भी यूपीआई से होते हैं, लोगों को उससे सहूलियत जरूर मिलती है। लेकिन ये कोई सरकार का कोई एफर्ट है इसमें, ऐसी तो बात नहीं है। ये तो पहले से चले आ रहा था मोदी के, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन। तो ये जो है कि कोई इनिशिएटिव होता है और जिससे जनता को कुछ नया कुछ फायदा हो, ऐसा तो मोदी ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। और जैसे कि जो यूपीए सरकार थी तो उसने इनिशिएटिव लिया था, एक सबसे बड़ा था जो मनरेगा स्कीम था कि गांव में जो मजदूर लोग हैं उनको कुछ काम धंधा दिया जाए सरकार की तरफ से, तो उससे गांव में खुशहाली आएगी, पैसे आएंगे, वो पैसा खर्च करेंगे तो उससे देश को भी फायदा होगा। जो इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है कि आप जो जरूरतमंद लोग हैं उनके हाथ में पैसा पहुंचाइए तो वो खर्चा करते हैं, और फिर उससे जब वो पैसा जो दूसरे लोगों के पास जाता है जहां से वो सामान खरीदते हैं उसका भी गाड़ी चलने लगता है, तो इससे देश को बहुत फायदा हुआ था। उसी तरीके से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का अधिकार कांग्रेस लाई थी, यूपीए सरकार लाई थी, तो उससे फायदा हुआ है। जो खाने का अधिकार है, जो मोदी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, वो कहाँ से आता है? तो वो जो अधिकार था, राइट टू फूड, वही था ना। तो ये ITI लाए थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, की सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है, सरकार का जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार जो है हर चीज छुपाती है और जनता को जानने का अधिकार होता है, तो वो सब चीज कांग्रेस ने करी थी। तो मोदी जी ने क्या किया इस तरीके से, तो वो तो बल्कि हर अधिकार को छीनते जा रहे हैं ना। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हर जगह लिमिट लगा दिया है कि ये आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वो जो और भी जो अधिकार जनता के हैं तो उसको तो कब करती जा रही है ना। अब जो सरकार से सवाल अगर कोई पूछे तो अब तो उल्टा ऐसा हो गया है कि अभी जो टैक्स के मामले में जो एक नया कानून बना है तो उल्टे जो जनता को ही फाइन लगा दिया जाएगा कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हो। मतलब RTI को खत्म किया जा रहा है ना। तो ये तो उलट हो गया। उसके बाद में जो सरकारी उपक्रम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, तो ये देश में काफी थे शुरू से, और हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में और भी बनाए। तो मोदी जी ने तो बनाया नहीं, बल्कि सब बेच रहे हैं ना। रेलवे की हालत कितनी खराब कर दी। रेलवे जो है वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसके लिए मतलब अलग से बजट आता था और जरूरी था क्योंकि देश की जनता गरीब है, उसको सफर करना है तो रेलवे सस्ते में सफर कराती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसको मोदी जी बर्बाद करते जा रहे हैं। अब देख लीजिए अभी जाइए क्या हालत है रेलवे की, एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो गाड़ियों में जो ये डब्बे लगाए जाते हैं तो वो जर्जर होते जा रहे हैं, नए डब्बे नहीं बन रहे हैं, पुराने डब्बों को एक तरह से ठेल ठाल के चला दिया जा रहा है ना। नई गाड़ियां कहाँ निकाल रहे हैं। जब लोगों का ये बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि जगह नहीं मिलती है रेलवे में, लोग जा ही नहीं पाते। रेलवे की हालत खराब हुई है ना, इसके लिए क्यों नहीं प्लानिंग किया मोदी जी। और ये जो मोदी वो वंदे भारत ट्रेन ले गया है, उसे किसका फायदा हो रहा है। वो इतनी महंगी रहती है कि उसमें आम आदमी चढ़ ही नहीं सकता है ना। तो उसमें पैसा लगाने से क्या मतलब। आम जनता के लिए पैसा लगाती है सरकार, क्योंकि सरकार का काम है जनता को सहूलियत देना, है ना। तो ये सब चीजें हैं, और ये सब के ऊपर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तो ये तो मोदी जी की देन है। अब बेरोजगारी कैसे दूर होगी जब देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इतने रोजगार
होने चाहिए सही, तो वो तो मोदी जी बंद करते जा रहे हैं। तो नए रोजगार कहाँ से आएंगे, किसको रोजगार मिल रहा है, कैसी हालत हो गई है देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की। तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया ना, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, और उसके बाद में जो लॉकडाउन लगा दिया था कोरोना के नाम, तो बहुत सारे लघु उद्योग बंद हो गए। और जो बड़े बड़े उपक्रम है, वो पैसे वाले लोग हैं, तो वहां पे नौकरियां नहीं होती, वहां तो मशीनें काम करती है, कंप्यूटर काम करते हैं, तो वहां तो रोजगार पैदा नहीं होते हैं, रोजगार पैदा होते हैं छोटे उपक्रम में। तो वो सब मोदी जी क्यों नहीं करते, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो सब मिला जुला के ऐसा है कि देश जो है वो आगे तरक्की नहीं कर रहा है, और देश जो है डूबते जा रहे हैं। अब जैसे कि चूंकि टैक्स कलेक्शन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की आय कम होती जा रही है, तो मोदी जी को अपनी सरकार चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है बाहर से। तो 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं मोदी जी। ऐसी हालत कर दी है, वो कर्ज तो वापस करना दूर की बात है, उसके जो ब्याज आता है वही भरना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे चलेगा देश। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। फिर जो भ्रष्टाचार जो है, मोदी जी बोलते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, काला धन ले आऊंगा, तो उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा है ना। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी पकड़ाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो मोदी जी लेके आए थे। तो उसके द्वारा जो है मोदी घोटाला कैसे करते हैं, चंदा दो धंधा दो भी करते हैं, कि जिसको भी धंधा करना है देश में तो वो बीजेपी को चंदा देना ही पड़ेगा, और अगर कोई चंदा देने से मना करता है तो मोदी जी से हफ्ता वसूली करते हैं। तो ये भी आप देखते हैं, है ना। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो निवेश होना चाहिए वो होता नहीं। तो निवेश नहीं होगा तो फिर रोजगार कैसे पैदा होंगे। बल्कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो देश छोड़ के भाग रहे हैं ना। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं वो या तो धंधा करेंगे, कि कहाँ चंदा देंगे, हफ्ता देंगे, तो उससे अच्छा है कि बाहर पैसा लगाओ। तो देश का माहौल जो है वो बिगड़ते जा रहा है ना, निवेश घटते जा रही है, इसकी वजह से रोजगार कम हो रहा है, और भी बहुत सारे समस्याएं उसकी वजह से। और फिर महंगाई का ही, क्योंकि मोदी जी हर चीज पे जीएसटी ठुकते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जैसे कच्चा दाम जो है पेट्रोल का, जो कच्चे तेल का जो दाम होता है वो घर पे जाता है, तो मोदी जी क्या करते हैं उस पर, वो जनता को पेट्रोल सस्ता नहीं करवाएंगे, वो वहीं पे कुछ टैक्स लगवा देंगे कि जनता जो है वो उतने ही रुपए में पेट्रोल खरीदती है, सस्ता नहीं खरीद पाए। तो जनता को क्या फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। और ये जो फिर जब मोदी जी बोलते थे कि देश में पैदा होने में शर्म आती थी, तो 11 साल में तो मोदी जी तो और ज्यादा शर्म पैदा करवा रहे हैं ना। कुछ अच्छा कर दिए रहते तो लोग सोचते कि हाँ मोदी जी कुछ कर किए, उनका नाम होता है। यहाँ तो ये सब चीज हो रहा है, और ये सब पे सवाल ना हो जाए तो मोदी फिर ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे तराशते रहते हैं। तो वो वक्त बिल आ गया, तो कभी यूसीसी आ गया, तो कभी लव जिहाद आ गया, यही सब चल रहा है देश में। तो असल मुद्दों पर काम न होगा नहीं, और ये सब पे काम होगा। दूसरा कि चुनाव पे ध्यान रखते हैं, तो ऐसे देश नहीं चलता। और देश जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी जी पे है।